वन मैन आर्मी कौमी हुकूमत के लिए क्या कुछ कर रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या घुटने टेक चुकी है। इमरान खान की रिहाई के लिए कितने दिन की डेडलाइन दी गई थी। नया इंकशाफ क्या मंजर-ए-आम पे आया है। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान की डेडलाइन से क्यों परेशान है और आज के दिन तक उस पर अमल क्यों ना हुआ। मौलाना का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल ही कौमी हुकूमत की परेशानी की असल वजह है या उसके पीछे चीजें कुछ और चल रही हैं। एमकेएम इतना अरसा खामोश रहने के बाद क्या अब नून लीग से हाथ करने वाली है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, जिस दिन से कौमी हुकूमत की बातें हुई, जिस दिन से हुकूमत की तब्दीली की बातें हुई, जिस दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तगोदो करना शुरू की, उस दिन से मैंने मुख्तलिफ लोगों के साथ रवाबित करने शुरू किए। उन रवाबित के तनाजुर में मैंने इस बात की जांच पड़ताल करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेनेटर फैसल वावडा के कहे गए किसी भी बयान की मजम्मत क्यों नहीं करती, उनके कहे गए किसी भी बयान को रद्दुल दलाइल के साथ क्यों पेश नहीं किया जाता, सिवाय इस बात के कि राना सनाउल्लाह साहब ने यह कह दिया कि वो सिस्टम के तर्जुमान नहीं है, सिस्टम के लाडले। लेकिन जिनको वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, एमकेएम ने दिया और उनको सेनेटर बनाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अगर कोई बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे तो रद्दुल दलाइल के तौर पे कम से कम 2 दिन तो उस पे बातें होती हैं। हां, तीसरे दिन वो सीज फायर हो जाए तो अलग मामला है, लेकिन फैसल वावडा वाले मामले के ऊपर सीज फायर तो दूर की बात है। फैसल वावडा साहब ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो तोपें हैं वो खामोश हैं। गोलाबारी शायद खत्म हो चुकी है और उनके पास वो असलहा मौजूद ही नहीं है जिससे वो गोलाबारी कर सकें और इस समत को कर सकें, या फिर ये उनके रेडार से ही बाहर का मामला है। यहां तक तो उनकी तोपें जो है उनकी रेंज ही नहीं जाती, जिस वजह से वो बिल्कुल खामोश दिखाई देते हैं। मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशुमार रहनुमाओं, तकरीबन 6 के करीब, जिनमें से 2 वज़रा भी हैं, उनके साथ बातचीत करके ये पूछने की कोशिश की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या इस बात के ऊपर यकीन रखती है या उसे डर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वफाकी हुकूमत के दायरा कार से बाहर निकल जाएगी, उसकी नशिस्तें कम हो जाएंगी कैबिनेट के अंदर भी और उसकी अजारादारी उतनी नहीं रहेगी। तो जवाब ये सुनने को मिला उन 6 लोगों की तरफ से, जिनमें 4 ने इस बात की तस्दीक की कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। परेशानी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रिटेलिएट नहीं कर सकती तब तक जब तक ऐसा कुछ हो नहीं जाता। जब हो जाएगा तो तब उनके नजदीक ये हो सकता है कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए बेहतर हो। लेकिन मैंने ये पूछा कि मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, तो इसका जवाब उनके पास मौजूद नहीं है। सेनेटर फैसल वावडा ने यह दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 14 दिसंबर की जो कॉल है, इसकी वजूहात जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि 14 दिसंबर की तारीख जो है वो फैज़ हमीद साहब के ट्रायल को मद्देनजर रख के दी गई। उन्होंने ये दावा जो है ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात के दौरान किया, जब मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा तमाम सियासी पार्टीज के पास जाने का मकसद कौमी कॉज है, मैं यहां किसी मतलब से नहीं आया, मैं दोस्ती और दुश्मनी खोल के निभाता हूं। मैं और मुस्तफ़ा कमाल प्यार से भी बात करते हैं और हाथ मरोड़ के भी काम करवा सकते हैं। उन्होंने कहा रोज धरना एहतजाज पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीटीआई का भी मैंडेट है, पीटीआई का भी मैंडेट है, उनसे इख्तलाफात हो सकते हैं मगर उन्हें इज्जत देना होगी। ये जुमले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा दें या ना दें, ये जुमले जो हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए हथौड़े का बायस बने। उन्होंने ये कहा कि बानी पीटीआई की जान पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा, सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा, बानी पीटीआई का भी मैंडेट तस्लीम करना होगा। पार्टी में तमाम लोग गंदे नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं। वजीर आला केपी मौला जट की सियासत कर रहे हैं, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पीटीआई अपना किबला दुरुस्त कर ले, पीटीआई अगर हरकतें सही कर ले तो अच्छी बात है। बानी पीटीआई को बदतरीन जगह पर ले जाया जा रहा है। पहले भी वो जो है बनीगाला का बिल भरते थे, अब भी भरेंगे, ये उन्होंने सिविल नाफरमानी के तनाजुर में कहा। और उन्होंने कहा कि साबिक आईएसआई चीफ फैज़ हमीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 14 दिसंबर की कॉल की वजूहात वो इसीलिए हैं।
لیکن انہیں یہ لگتا ہے کہ 14 دسمبر کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور یہ دباؤ بڑھائیں گے. میں یہ بتا دوں کہ وہ کارروائی اس سے پہلے شروع ہو جائے گی. یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کو خبردار تو کیا جا رہا ہے, انہیں کہا تو جا رہا ہے, لیکن ایک جگہ کے اوپر ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو ان کے مینڈیٹ کو جب تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ اشارہ دیا جاتا ہے یعنی سب کو قومی کاز کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, سب کو. پی ٹی آئی کا بھی مینڈیٹ ہے. یہ وہ جملے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ قومی حکومت کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا, جہاں پر فیصل وافدہ صاحب کا یہ کردار کہ وہ اس میں کس حد تک اہم ہے یا غیر اہم ہے, تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو زیادہ پتا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کو پوچھے تو ہو سکتا ہے وہ کہیں جی کہ ہمارے لیے غیر اہم ہے ان کا بیان, ہم نہیں مانتے. حکومت کوئی بات کرتی تو پھر کوئی اور بات ہوتی, لیکن حکومت کے نزدیک یہ بڑا اہم بیان ہے اور حکومت اسی وجہ سے شش و پنج کا شکار ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ بھی اس وقت پیچیدہ ہوئے کھڑے ہیں. ان کو بھی جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں بھی اس بات میں مخمصہ ہے کہ یہ کمیٹی کے پاس اختیارات کس حد تک ہیں یا کس حد تک پیغام رسانی کا کردار ادا کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ اسلام آباد احتجاج میں 12 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق ہوئی. اسد کیسر, عمر ایوب, شیخ وقاص اکرم اور ان کے ہمراہ دیگر رہنما انہوں نے پریس کانفرنس کی پشاور میں, تو انہوں نے یہ کہا کہ احتجاج میں 12 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق ہے. ہمارے 200 سے زائد کارکن لاپتہ ہیں, 5000 سے زائد پی ٹی آئی کارکن گرفتار ہیں. مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے جس کے ساتھ بھی بات چیت کرنی ہے, کمیٹی کرے گی. مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی. 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا, ایک غلطی چھپانے کے لیے مزید غلطیاں کی جا رہی ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بات دیکھیں کہ آج عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں, پہلے بیرسٹر گوہر نے کہا تھا, گزشتہ دنوں بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ سے اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت میں تکرار ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ اس احتجاج میں شہادتوں کی متضاد تعداد کے اوپر گفتگو ہوئی. علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر سے یہ پوچھا کہ آپ نے 12 کا فگر کیوں استعمال کیا, تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس تفصیلات ہی اس کی ہیں تو میں بغیر تصدیق کے کیسے اضافہ کر سکتا ہوں. تو یہ جب ان کی طرف سے بات ہوئی اور آج عمر ایوب صاحب نے اس کے اوپر پھر مہر تصدیق ثبت کی, تو اس معاملے کے اوپر اب پاکستان تحریک انصاف کو یہ دیکھنا ہے کہ بنے گا کیا. کیونکہ بیرسٹر گوہر نے ایک اور چیز کی آج, وہ یہ کہ علیمہ خان نے یہ کہا تھا, یہ بیرسٹر گوہر سے سوال ہوا کہ حکومت سے مذاکرات جو ہو رہے تھے تو اس میں کیا بنا, تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میرا 24 نومبر یا اس سے پہلے حکومت سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ حکومت سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر کوئی بات نہیں ہوئی. ان سے یہ سوال کیا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے وقت بھی بتایا, تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میں نے تو رہائی سے متعلق کوئی بات نہ کی, نہ ذکر کیا. انہوں نے کہا حکومت نے کبھی بھی بانی پی ٹی آئی کی 20 دن میں رہائی کا وعدہ نہیں کیا. دھرنا ختم کرنے کے بدلے بانی پی ٹی آئی کی 20 دن میں رہائی کی بات غلط ہے. علیمہ خان صاحبہ نے لاہور میں یہ کہا تھا کہ قافلے پہنچ گئے تو حکومت دباؤ کا شکار ہو گئی تھی. حکومت نے دباؤ میں آ کر بیرسٹر گوہر کو عمران خان سے ملاقات کے لیے جیل بھجوایا اور کہا تھا کہ انہیں 20 دن کے اندر رہا کر دیا جائے گا. اب اس کو بھی, اس کی تردید بھی آج بیرسٹر گوہر نے کی. تو بیرسٹر گوہر جو کردار ادا کر رہے ہیں, یہ بیرسٹر گوہر جس طرح کے بیان دے رہے ہیں, تو کیا بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, شیخ وقاص اکرم, عمر ایوب, یہ ساری مین ٹیئر لیڈرشپ جو ہے یہ مخالف ہوئی پڑی ہے؟ اور اگر یہ ہے تو ٹکی کیسے, یہ ایک سوال ہے. تو اندرونی معاملات پہ اگر اندرونی طور پہ ہی بحث و مباحثہ کر لیا جائے اور یہ بات کر لی جائے کہ ترجمان کون ہوگا, تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کیفیت ہی نہ ہو. جب ہر شخص ہی اپنے تئیں ترجمان بنا ہوا ہے, ہر شخص ہی اپنے تئیں تمام تر ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لینے کو تیار ہو جاتا ہے, تو اس معاملے کے اوپر یہ پریشانی مزید بڑھتی ہے. دوسری بات یہ جو آخر پہ بہت اہم کرنی ہے کہ مدارس جو ترمیمی یا تنظیمی بل ہے اس کے اوپر لے کے ڈیڈ لائن دی گئی آج کی تاریخ تک کی جمعیت علماء اسلام فی کی طرف سے, تو کیا یہ تمام تر معاملات انہی سے طے ہوئے تھے؟ خبر یہ بھی تھی کہ جس طریقے سے حافظ حمداللہ صاحب نے یہ بات کی پچھلے دنوں میں کہ یہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں ہی یہ بل پاس ہونا تھا, لیکن پھر اگلے دن پارلیمان سے اسے ایجنڈے سے ہی اڑا دیا گیا.
मौलाना के साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब ने मोबाइल पे किसी का मैसेज दिखाया और मौलाना को बताया, देखें जी हमारे ऊपर प्रेशर है। तो हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ये बताएं कि प्रेशर किसका था। वो बात भी गुजर गई। अब आके पहले ही कहा गया कि वो वापस चला गया है, वो पार्लियामान को वापस भिजवा दिया गया, पार्लियामान ने उसकी तस्दीक नहीं की। तो ये बात शुरू होती है अगस्त 2019 की, जहां पर हुकूमत उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के दरमियान एक मुआहदा तय पाता है। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहदे पर 29 अगस्त 2019 में दस्तखत किए। हुकूमत और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के दरमियान मुआहदा PTI के दौरे हुकूमत में हुआ, जिस पर उस वक्त के वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने दस्तखत किए। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारिस के अदाद शुमार मुआहदे में इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई और रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मदारिस को बैंक्स में मुआहदे के मुताबिक कवायद जवाबित के अकाउंट खोलने का पाबंद बनाया गया और खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने के मुआहदे में यकसा निसाब के अहदाफ तय करने की इजाजत दी गई। मुआहिदा हुकूमत और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने आपस में किया, तालीमी इस्लाहात के लिए किया, वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी माली तौर पर हुकूमत ने करवाई। अब आके मौलाना ताहिर अशरफी साहब कहते हैं कि मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होना चाहिए, ना कि वजारत सनत के साथ। 25,000 मदारिस में से 18,400 मदारिस इस वक्त रजिस्ट्रेशन करवा के बैठे हुए हैं। मदारिस के 15 बोर्ड में से 10 बोर्ड जो है वो वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। वो कहते हैं मदारिस के मुस्तकबिल के साथ ना खेला जाए, मदारिस का ताल्लुक तालीम से है तो उन्हें वजारत तालीम से मुंसलिक होना चाहिए। अगर कोई मुश्किलात होती तो क्या 18,500 मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक होते? मदारिस के मामले को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए, मदारिस के मुस्तकबिल को सियासी मकासद के साथ खेलने नहीं देंगे और अगर किसी मदारिस को वजारत सनत के साथ जाना है तो चला जाए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत के लिए 8 दिसंबर तक का वक्त दिया। मदारिस से मुतल्लिक एतराज़ात पे किसी तौर पे भी गौर नहीं किया जाएगा। वो कहते हैं 26वीं तरमीम के मुसव्वदे में इस पर एतराज़ात नहीं उठाए गए थे तो अब एतराज़ करना बदनीयत ही है। उन्होंने ये कहा कि मैं कदीम और जदीद तालीम कहने के खिलाफ हूँ, इल्म है। तमाम दीनी मदारिस को दबाव में रखा गया है, हम हुकूमत के निज़ाम में रहना चाहते हैं और हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते। मदारिस के रजिस्ट्रेशन चाहते हैं और कहते हैं कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन करो, बैंक अकाउंट खोलो, मगर आप अकाउंट्स बंद करते हैं। कहते हैं हम तो दीनी मदारिस को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया, हमने नहीं किया, वो इसे ऐलान जंग कह रहे हैं। वो कहते हैं PDM हुकूमत से तवील मुशावरत के बाद इस पर इत्तफाक हुआ, बिल एक्ट बन गया। अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, मगर हम मजीद मदारिस को सरकार के हवाले नहीं करेंगे। आप समझते हैं हम थक जाएंगे, लेकिन हम डटे हुए हैं। अब पहले ये मामला जो था वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर का था, वहाँ पर सारे अग्री हो गए। अब यहाँ पर अग्री नहीं हो रहे, वो कहते हैं हुकूमत के साथ नहीं जाने देंगे। तो इस मामले के ऊपर 2 तरह की आरा जो पाई जा रही हैं, इसको बुनियादी वजह बनाया जाएगा। अगर कोई बड़ी तब्दीली हुई तो उसे कहा जाएगा कि ये मौलाना से लिया गया पंगा हुकूमत को महंगा पड़ा। और अगर ये तरदीद आनी शुरू हो गई किसी दिन में फैसल वावडा साहब के बयानात की और उसके ऊपर जवाबुल जवाब आना शुरू हो गए, तो उस दिन फिर देख लीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने दिन गिन चुकी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।